Hello everyone. In the last class, we talk about the resolvent equation. So for today, we are going to talk about wave equation from the heat equation, or you can say that the solution of the wave equation from the solution of heat equation. Okay. तो अभी हम सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, वही तरीका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे सोल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन में, देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, जैसे हमने पिछले क्लास में किया था रिजॉल्वेंट इक्वेशन के लिए. ओके, पिछले वीडियो में. सो व्हाट इज योर वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन इज दिस वन, यू टी टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इन आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी एंड यू इक्वल टू जीरो एंड यू टी इक्वल टू जीरो ऑन आर एन क्रॉस टी इक्वल टू जीरो, विच विल बी इनिशियल कंडीशन. So here we take n each odd and g is any smooth function which compact spot for all odd value of n. I suppose that let uxt will be the solution of that equation. u equal to uxt will be the bounded solution of equation 1. अब हम u को एक्सटेंड कर देते हैं टू द होल ऑफ r. हमारा u जो डिफाइन है, जो भी इसका सोल्यूशन होगा दैट विल बी डिफाइन फॉर आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी पे डिफाइन होगा. ओके, मतलब टी जब आपका पॉजिटिव होगा उसके लिए डिफाइन होगा, और टी इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन है आपकी, टी इक्वल टू जीरो के लिए दिस वैल्यू इज देयर यू की. ओके, मतलब टी लेस देन जीरो के लिए हमारे पास डिफाइन नहीं है, सो वी डिफाइन इट, ताकि मेरा होल ऑफ आर पे डिफाइन हो जाए. सो वी डिफाइन इट कि यू एक्स टी विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा माइनस टी. तो जब टी लेस देन जीरो होगा तो कहने का मीनिंग है टी लेस देन जीरो के लिए यू ऑफ एक्स कोमा माइनस टी will be x comma minus t will be equal to u x of minus t. ओके, जब t आपका नेगेटिव होगा. सो हमारे यहाँ पर क्या है t सॉरी, सो मतलब एक्सटेंड करना है हमने. सो यू कैन से दैट कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड t इज पॉजिटिव, सो यू हैव टू टेक दैट t इज पॉजिटिव ओवर हियर. ओके, जब t पॉजिटिव होगा तभी तो ये कि यू एक्स टी विल बी इक्वल टू यू ऑफ एक्स माइनस टी. ये टी पॉजिटिव होता तभी ये श्योरिटी देता है कि आपका माइनस नेगेटिव टी है. ओके, तो यू ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी की जब वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी यू ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब यू ऑफ एक्स माइनस टी की वैल्यू आपकी सेम ऑफ यू ऑफ एक्स टी के बराबर हो जाएगी. तो कहने का मीनिंग है एट टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी वैल्यू डिफाइन होगी और टी लेस देन जीरो के लिए भी वही वैल्यू जो आपकी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए थी. तो इस तरीके से होल आर पे डिफाइन हो गया. सो कहने का मीनिंग है हमारी इक्वेशन बन गई यू टी टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इन आर एन क्रॉस आर पर बन गई. ओके, अब हम डिफाइन कर देते हैं एक सोल्यूशन. वी से दैट कि वी डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ वी एक्स टी इज वन बाई फोर पाई टी पावर एन बाई टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एच स्क्वायर बाई फोर टी इंटू यू एक्स एस डी एस वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एन एंड टी इज पॉजिटिव. सो वी कैन से दैट एंड वी एक्स टी विल बी इक्वल टू जी एक्स ऑन टी इक्वल टू जीरो, मतलब जब एन टी टेंड्स टू जीरो सब वी एक्स टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जी एक्स के इक्वल होगी. सो हम ये डिफाइन कर देते हैं कोई फंक्शन वी एक्स टी. ओके, तो ये फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, अगर मुझे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इस ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो व्हाट वी डू हियर वी फाइंड आउट डेल्टा ऑफ एक्स, आई मीन डेल्टा ऑफ वी, वी विल फाइंड आउट डेल्टा ऑफ वी दैट विल बी इक्वल टू वन बाई फोर बाई टी पावर एन बाई टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एच स्क्वायर बाई फोर टी इंटू डेल्टा ऑफ यू, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे. सो सीधा आउट डेल्टा यू पर अप्लाई हो जाएगा. सो दैट विल बी दिस वन. अब हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज यू टी टी, राइट हैंड साइड में दिखा हुआ आपके, दैट इज यू टी टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इन आर एन क्रॉस आर. ओके, यू टी टी ऑफ एक्स टी एंड डेल्टा यू ऑफ एक्स टी, लेकिन यहाँ टी की जगह अगर एस है तो यू ऑफ एक्स एस है, तो ये हो जाएगा यू एस एस ऑफ एक्स एस माइनस डेल्टा यू ऑफ एक्स एस इक्वल टू जीरो इन आर एन क्रॉस आर. कहने का मीनिंग है वहाँ पर टी बिलोंग्स टू आर था, यहाँ पे एस बिलोंग्स टू आर है, तो उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन ये बन जाएगी. तो अगर हम देखें कि डेल्टा ऑफ यू एक्स एस की वैल्यू क्या निकलेगी, यू ऑफ एस एस एक्स एस. ओके, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, इसकी जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर दी. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी आर अप्लाइंग. सो व्हेन वी अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन आर एच एस, ये तो बाहर तो कॉन्स्टेंट एजिटी रहेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एस, ओबियसली इट इज गोइंग ऑन. तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड ये हो गया. फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब यू डबल डेरिवेटिव लेके सिंगल डेरिवेटिव विल बी लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. जब इसे रीअरेंज करेंगे प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो आ रहा है. ओके, क्योंकि एस स्क्वायर है, प्लस इन्फिनिटी करेंगे तब भी ई रेज़ टू पावर माइनस एच स्क्वायर बाई ये रहेगा, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तब भी ई रेज़ टू पावर माइनस एच स्क्वायर बाई 40 रहेगा व्हेन एस टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो दैट बिकम्स जीरो.
और आपके पास ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2t बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी देयर। ओके, अब हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये पूरा फंक्शन हम एक ले लेते हैं, s इंटू e माइनस s स्क्वायर बाई 40 एंड ux ss। ओके, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब ये हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो फर्स्ट पार्ट तो फिर वही अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो तो हमारा 0 बन जाएगा। और उसको अरेंज करने के बाद माइनस इज दिस वन, तो माइनस को अंदर भेज देंगे तो s स्क्वायर बाई 2t प्लस 1। अगर मैं 2t को भी अंदर भेज देता हूँ सो दैट विल बी s स्क्वायर बाई 40 स्क्वायर माइनस 1/2t e माइनस s स्क्वायर बाई 40 ux। तो हमारी डेल्टा ऑफ u जो था, डेल्टा ऑफ v एक्स टी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दैट यू कैन सी। सो वी कॉल दिस इक्वेशन इज 3। अगर मैं उसी इक्वेशन की v जो हमने सपोज किया था सोल्यूशन सेकंड इक्वेशन में, तो उसी को विद रिस्पेक्ट टू t अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी कैन सी दैट कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो इट विल बी d/dt ऑफ होल दिस वन। अब ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, सो प्रोडक्ट रूल विल बी अप्लाइड हियर। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट वाले का जब डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका e माइनस s स्क्वायर बाई 40, लेकिन 1/40 का करेंगे माइनस 1/40 स्क्वायर हो जाएगा, तो s स्क्वायर बाई 40 स्क्वायर विल बी दिस वन। ओके, दैट विल बी दिस वन एंड ux भी है तो एज इट इज रहेगा आपका। जब इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो सारा हमने ऐसे का ऐसे रखा है, बाकी इसका जब डेरिवेटिव कर रहे हैं 1/4 पाई की पावर n/2, ये तो अलग लिख लिया कांस्टेंट को, तो 1/t की पावर n/2 है, वो क्या बन गया ऊपर जाके t की पावर माइनस n/2, तो माइनस n/2 आगे आ गया, t की पावर माइनस n/2 माइनस 1, वो नीचे जाके प्लस में कर दी पावर। ओके, तो ये हम आगे आ गया डेल्टा ऑफ v एक्स टी। तो अगर इन पर्टिकुलरली अगर मैं ये डेल्टा को सॉरी n को अगर मैं 1 पुट करता हूँ, सो यू कैन चेक दैट कि अगर मैं n को यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो सॉरी इसे ओके रीअरेंज करके लिख लीजिए, कोई बात नहीं। इसको रीअरेंज करके हम लिख रहे हैं दोबारा से 1/4 पाई टी पावर दिस e माइनस s स्क्वायर बाई दिस वन, वो एज इट इज़ रखा है। और जस्ट ये रखी है टर्म हमारी 1/4 पाई एंड 1/4 पाई की पावर 1/2, n को मैं 1 रख रहा हूँ, n को 1 रखा तो माइनस 1/2 इंटू 2t पावर 3/2 e माइनस s स्क्वायर बाई 40। ओके, तो 1/4t पावर 1/4 पाई टी पावर 1/2, और यहाँ पे भी t की पावर हाफ को इसके साथ भेज दो तो ये बन जाएगा 1/4 पाई टी पावर 1/2, और बाकी क्या बचेगा 1/2, यहाँ पे t बच जाएगा एक। ओके, तो 1/2t को अगर मैं अंदर ही लिख देता हूँ अंदर इसके साथ ही फंक्शन के साथ, तो रीअरेंज करके ये तो एज इट इज ही रहा, बाकी फंक्शन आपका बस वैसे 1/2 को अंदर कर दिया तो ये दैट विल बी दिस वन। ओके, 1/4 पाई टी पावर n/2 ये कॉमन आ गया था। तब इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो अगर मैं सेम इंटीग्रेशन है तो एक ही इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, और दोनों फंक्शंस को हमने कंबाइन कर दिया, वी से दैट दिस वन एंड दिस वन। तो e माइनस s स्क्वायर बाई 40 इंटू ux, ये तो कॉमन ही है आपका, ये कॉमन है तो बचेगा क्या s स्क्वायर बाई 40 स्क्वायर माइनस 1/2t, तो आपका ये बच गया। और रीअरेंज करके आप कहते हो तो ये फंक्शन आपका बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 देखते हो और आप इक्वेशन 4 देखते हो, तो राइट हैंड साइड हम देखते हैं कि सेम आ रही है हमारी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में n की जगह 1 रख देता हूँ और इक्वेशन नंबर 4 में तो n की जगह 1 है ही, तो ये इक्वेशन है। ओके, तो इक्वेशन 3 व्हेन n इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों का राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो यू विल से दैट कि डेल्टा ऑफ v की वैल्यू vt के इक्वल आ जाएगी, डेल्टा ऑफ v की वैल्यू vt के इक्वल आ जाएगी फॉर n इक्वल टू 1, तो v2 माइनस डेल्टा v इक्वल टू 0। कहने का मीनिंग है v ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ओके, एंड अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास ये भी कि वी एक्स टी इक्वल टू जी एक्स, जो हमने डिफाइन किया था व्हेन टी टेंड्स टू 0, वी एक्स टी किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है। ओके, तो कहने का मीनिंग है जो हमने सॉल्यूशन डिफाइन किया है वी एक्स टी सेकेंड इक्वेशन में, वो एक तरह से इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया, जहाँ पे वी टी माइनस डेल्टा वी इक्वल टू 0 आ रहा है एंड वी इक्वल टू जी आ रहा है इन आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी एंड आर एन क्रॉस टी इक्वल टू 0, क्योंकि यू आपने यहीं से उठाया था, वो यू था आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी से और आर एन क्रॉस टी इक्वल टू 0। ओके, तो डेल्टा वी अगर मान लीजिए वी आपका जो है मिला है वो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। ओके, वी नो, और हमें ये पता है कि जो फंडामेंटल सॉल्यूशन होता है हीट इक्वेशन का बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो अभी हमने पीछे किया था कि फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हमारा इस फॉर्म से होता है। वी एक्स टी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई पावर टी पावर n/2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई पावर माइनस ऑफ मोड x माइनस वाई स्क्वायर बाई 40 इंटू जी बाई डी वाई। ओके, सो दैट विल बी सोल्यूशन। लेकिन जो अभी हमने पीछे देखा है इक्वेशन नंबर
आई मीन इक्वेशन नंबर 2 में, ओके, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने डिफाइन किया सॉल्यूशन, वो भी हमारा सॉल्यूशन किसका है, हीट इक्वेशन का है, और ये भी सॉल्यूशन किसका है, हीट इक्वेशन का है। वो वाला सॉल्यूशन जो हीट इक्वेशन का है फॉर n इक्वल टू 1 जो हमने 2 में माना है, वो फॉर n इक्वल टू 1 एंड ये वाला सॉल्यूशन बोथ विल बी इक्वल। ओके, सो यू से दैट कि ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा हीट इक्वेशन का मिला है, और जो ये इक्वेशन जो फंडामेंटल सॉल्यूशन है ये भी हीट इक्वेशन का है, Vxt, और Vxt ये था। सो दैट मीन्स अगर दोनों Vxt है सो बोथ विल बी इक्वल, अगर दोनों सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन के बोथ विल बी इक्वल। सो यू से दैट 1/4 टी पावर 1/2, वहाँ पे जो इक्वेशन 2 था उसमें इनको 1 to 1 रखा है, तो दैट विल बी इक्वल टू द फंडामेंटल सॉल्यूशन जो इक्वेशन नंबर 6 में, दैट बोथ विल बी इक्वल। ये दोनों के दोनों हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लैम्डा, मैं सपोज कर देता हूँ कि मान लीजिए इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, 1/40 है ना, 1/40 को हम क्या पुट कर देते हैं, 1/40 को मैंने पुट किया लैम्डा। ओके, तो 1/40 को लैम्डा पुट किया तो 40 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा। अगर मैंने राइट हैंड साइड में ये लिखा है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखने की पावर को अगर मैं रीअरेंज करना चाहता हूँ तो हम 40 को ऊपर लेके लैम्डा को नीचे ले, 40 इज इक्वल टू 1/λ। अगर 40 की पावर 1/2 देखता हूँ, मुझे यहाँ पे 40 की पावर 1/2 चाहिए, यहाँ 40 की पावर n/2 चाहिए, तो 40 की पावर 1/2 क्या आ जाएगी, 1/λ की पावर 1/2, और 40 की पावर n/2 क्या हो जाएगी, 1/λ की पावर n/2। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर 8 में। ओके, ये हमने खुद से पुट किया है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/40, ये हमने खुद से पुट किया, और जब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया हमने तो ये वैल्यू जाए राइट हैंड साइड में, ये इस इक्वेशन को और इस वैल्यूज़ को हमने कहाँ पे पुट कर दिया, रीअरेंज करके इनमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 8 में। तो इक्वेशन नंबर 8 में पुट करने के 1/π की पावर 1/2 अलग था, और जो बाकी 1/40 की पावर 1/2 था उसकी जगह आ गया 1/λ की पावर 1/2। सिमिलरली 1/π की पावर n/2 था, और जो 40 की पावर n/2 था उसकी जगह आ गया 1/λ की पावर n/2। तो लैम्डा की पावर n/2 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा रह जाएगा पाई की पावर n/2। सिमिलरली लैम्डा की पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, रह जाएगा पाई की पावर 1/2। तो ये रीअरेंज करके ये इक्वेशन बन गई आपकी। ओके, ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पर ये है 1/40 है ना, तो ये क्या बन गया, ई पावर माइनस एस का लैम्डा, और ये बन गया ई पावर माइनस एक्स माइनस वाई मोड स्क्वायर लैम्डा। तो इसी को रीराइट करके हमने ये इक्वेशन निकली। ओके, यू गॉट दैट, आई थिंक यू गॉट द इक्वेशन नंबर 9। अब अभी हमने बात की थी कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन को हमने एक्सटेंड किया था u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू u ऑफ एक्स माइनस टी। ओके, तो u ऑफ एक्स टी की जगह हम s यूज कर रहे हैं, तो यू कैन से दैट u ऑफ एक्स एस किसके इक्वल होगा, u ऑफ एक्स माइनस एस के इक्वल होगा, जो हमने डिफाइन किया है। तो अगर हम देखते हैं कि s की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू और s की नेगेटिव वैल्यू के लिए u फंक्शन विल बी सेम। सो हम जानते हैं कि f ऑफ एक्स इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स हो, तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो सिमिलरली ये u ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू u ऑफ एक्स माइनस एस, सो दिस विल बी द इवन फंक्शन ऑफ s। ये इवन फंक्शन ऑफ s हो गया। हमें पता है कि ये तो इवन फंक्शन ऑफ s हो गया। अगर हम इसके बारे में बात देखते हैं कि e रेज़ टू पावर माइनस एस का लैम्डा है, तो s की जगह कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहे, दैट विल बी सेम। f ऑफ माइनस एस, ये अगर f ऑफ x मान लेते हो तो f ऑफ s एंड f ऑफ माइनस एस दैट विल बी सेम। तो कहने का मीनिंग है ये भी इवन फंक्शन ऑफ s बन गया। अगर दोनों इवन फंक्शन ऑफ s है तो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन होता है, सो यू विल से दैट प्रोडक्ट विल बी इवन फंक्शन। अगर प्रोडक्ट इवन फंक्शन है तो आपको पता है इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है इंटीग्रेशन में, कि अगर फंक्शन मेरा इवन है तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fs/ds, जहाँ पे फंक्शन क्या है, इवन, ये लिखा हुआ है राइट साइड में। ओके, इस वैल्यूज़ को हम किस में यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 9 में यूज कर रहे हैं। हमारे पास ये फंक्शन इवन था, ये इवन था, दोनों का प्रोडक्ट इवन होगा। अगर ये इवन हो गया तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने जस्ट इसे यूज किया है। सो वी राइट इट डाउन, लैम्डा पाई की पावर n 1/2 आज इट इज, इसे लिख दिया 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर दिस वन, और बाकी राइट हैंड साइड में तो एज इट इज था। ओके, लैम्डा बाई पाई की पावर राइट हैंड साइड में से भेज दीजिए, राइट हैंड साइड में भेजोगे तो डिवाइड में पावर 1/2 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2, तो n माइनस 1/2 आ गई पावर, और ये 1/2 हो गया ऑफ दिस थिंग। ओके, वन मोर थिंग वी नो दैट कि अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ f फ्रॉम Rn टू R, सो वी नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर Rn, इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर Rn दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर द सरफेस ऑफ द बॉल हैविंग सेंटर x एंड रेडियस r, एंड दिस r इज वेरिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। कहने का मीनिंग है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक, अगर मैं सर्कल्स की पैरामीटर्स की बात करता हूँ, एक तरह से स्फीयर्स है ना हमारे पास, तो स्फीयर्स की बात करता हूँ एन डायमेंशन में, तो कहने का मीनिंग है सबसे पहले हमने x ये सेंटर है तो हमने इस पर स्फीयर बनाया, तो r एक 0 है हमारा, फिर उसके बाद r को बढ़ाते जाओ, तो इस तरीके से आपका नए नए
स्फीयर्स बनते रहेंगे। तो अगर ये स्फीयर्स हम r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दे तो पूरा पूरा होल r विल बी इंक्लूडेड। ओके, यू कैन से दैट कि होल r विल बी इंक्लूडेड हो गया। सो व्हाट यू कैन से दैट कि हम ये इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर आर एन था, तो उसे हम लिख देते हैं सरफेस इंटीग्रल फॉर द बॉल ऑफ रेडियस r हैविंग सेंटर x एंड रेडियस को वेरी करा देते हैं 0 से इन्फिनिटी ऑफ r। ये हम पहले भी पॉइंट कर चुके हैं, डिस्कस हो ऑलरेडी, सेक्शन सेकंड में था या थर्ड में था आपका। ओके, यू नो दैट। तो यही वाली टर्म हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास ये फंक्शन है और आर एन की बात कर रहे हैं, तो उसको मैं रीराइट करके हम क्या लिख सकते हैं, जो बाहर था दैट विल बी कांस्टेंट एज इट इज 0 से इन्फिनिटी, उसे लिख दिया ओवर आर एन था ना, तो उसे लिख दिया 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ऑफ द बॉल हैविंग सेंटर x एंड रेडियस r फंक्शन ऑफ दिस ऑफ द सरफेस, ये dsy लिखा है ना, और जो रेडियस है हमारी वो क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, दैट्स वाई वी अप्लाई हियर dr। ओके, लेकिन हमें पता है कि जो इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में एवरेज ऑफ इंटीग्रल में हमारे पास रिलेशन थी। वी नो दैट कि राइट हैंड साइड में आप ये देख सकते हो लिखा हुआ है आपका कि एवरेज ऑफ एफ ओवर द बॉल दैट विल बी इक्वल टू, अगर बॉल की रेडियस r है तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर दैट सरफेस इंटू 1/n अल्फा n r रेज़्ड पावर n-1, ये होता है। तो इसी को हमने रीअरेंज करके ये लिख दिया है। ओके, तो इंटीग्रल था, इंटीग्रल को मैंने एवरेज में कन्वर्ट किया, ये राइट हैंड साइड में देख सकते हो। इसे अगर मैं एवरेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपल इंटीग्रल को, तो ये 1/n अल्फा n Rn-1 था, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n अल्फा n Rn-1 इंटू एवरेज आ जाएगा। तो हमारा सिंपल इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया, n अल्फा n r रेज़्ड पावर n-1 इंटू ये एवरेज आ गया। ओके, तो n अल्फा n फिर कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दीजिए। तो हमने रीराइट करके इसे को बाहर निकाल दिया एंड रिमेनिंग थिंग विल बी एज इट इज। ओके, सो यू गॉट अप टू दैट। तो ये रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा r स्क्वायर इंटू जी वाई डी एस वाई। अब जो एवरेज ऑफ जी वाई है, ओके, सो एवरेज ऑफ जी वाई आई एम कॉलिंग दिस इज कैपिटल जी ओवर द सरफेस। सो इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल जी एक्स आर। ओके, और बाकी जो बचा हुआ है ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ये तो वाई के इंडिपेंडेंट था ना, इसको हमने बाहर ले लिया था, ये आ गया था, और इसे ले लिया हमने जी एक्स आर, तो ये जी एक्स आर आ गया और इसे हमने कैपिटल जी एक्स आर डिफाइन कर दिया है इक्वेशन नंबर 12 में। तो इसी को रीराइट करके इक्वेशन नंबर 11 को अगर मैं रीराइट करता हूँ तो सेम थिंग विल बी एज इट इज, कि ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी और हमारा क्या रहेगा 0 से इन्फिनिटी, ये दोनों टर्म एज इट इज रहेगी, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया कैपिटल जी ऑफ एक्स आर। कैपिटल जी ऑफ एक्स आर हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ। ओके, एवरेज ऑफ स्मॉल जी ओवर द सरफेस। ओके, सो दिस थिंग इज डन। अब हमें क्या करना है, एन हमारा क्या था ओड नेचुरल नंबर था, तो मेन थिंग है हमारे पास ये वैल्यू तो है, बस हम देखना चाहते हैं कि अल्फा एन की वैल्यू क्या आएगी। अगर एन ओड नेचुरल नंबर है तो हम वो वैल्यू भी निकाल के हम यहीं पे पुट कर देते हैं। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू पुट हो जाती है तो देन वी कैन डू टॉक अबाउट द सोल्यूशन आल्सो। सो यू विल से दैट कि अगर एन आपका ओड नेचुरल नंबर है तो एन को मैं क्या लिख सकता हूँ 2k+1 वेयर के इज पॉजिटिव। ओके, तो के की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो नेचुरल नंबर, तो दैट विल बी ओड वन। तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी n-1/2। तो n-1/2 हमारी के की वैल्यू है एक तरह से। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इक्वेशन नंबर 13 में, इक्वेशन नंबर 13 में जो n-1/2 है जो ये पावर, उसकी जगह के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो मैं के रख दूँगा। और एक और रिजल्ट हम पहले यूज करते हैं, पहले ये रिजल्ट को ध्यान रखिएगा कि एक हमारे पास एक रिजल्ट है कि -1/PMI का रिजल्ट है कि -1 की पावर k अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर k इंटू 1/r इंटू d/dr पावर k ऑफ ई पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है लैम्डा पावर k इंटू ई पावर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ओके, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यू कैन प्रूव दैट k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 एंड फॉर k इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। तो ये हमेशा रिजल्ट इक्वल होते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास कोई टर्म ये बनती है ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू में लैम्डा की पावर कुछ के, तो उसके जगह हम ये यूज कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है हमारा, ठीक। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 13 है उसमें मैं कुछ नहीं लेके चल रहा हूँ, बस लैम्डा की पावर n-1/2 लेके चल रहा हूँ इस इंटीग्रल के साथ। बाकी सारा 1/2 एज इट इज़ यहीं रखा रहने दो, 1/π की पावर n-1/2 यहीं रखा रहने दो, n अल्फा n यहीं रखा रहने दो। बस क्या लेके चल रहा हूँ लैम्डा की पावर n-1/2 इंटू में ये इंटीग्रल 13 का ना ये पार्ट में कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो ओवर हियर आई टॉक अबाउट कंसीडर ऑफ लैम्डा पावर n-1/2 इंटू r रेज़्ड टू पावर n-1 e रेज़्ड टू पावर माइनस n लैम्डा r स्क्वायर इंटू जी एक्स आर डी आर।
n-1/2 की वैल्यू क्या थी हमारी, k थी, तो लैम्डा की पावर k हो गया। n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2k हो जाएगी, तो उसकी जगह r की पावर 2k हो गया, e माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये gxr dxr दैट विल बी एज इट इज। लैम्डा की पावर k को मैं अंदर ही भेज देता हूँ, तो ये आ गया। अभी हमने अब ऊपर रीड किया है कि अगर मेरे पास लैम्डा की पावर k इंटू में ई लैम्डा स्क्वायर हो, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा आर स्क्वायर हो, तो उसको मैं ये करके लिख सकता हूँ। सो आई जस्ट प्लेस दैट वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसकी जगह बस ये वैल्यू हमने यूज कर दी है। ओके, gxr विल बी एज इट इज। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद यू कैन गेट दैट कि दिस वैल्यू विल बी दिस वन। r रेज़ टू पावर 2k को मैं लिख सकता हूँ r इंटू r रेज़ टू पावर 2k माइनस 1, ये लिख दिया r इंटू r रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 एंड gxr और ये रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा आर स्क्वायर। ओके, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये रिजल्ट जो हमारा आया है, उस रिजल्ट को हम पूरे को किस में करते हैं, 13 में यूज करते हैं। तो 13 में हमारे पास क्या था, बाहर जो बचा हुआ था, अभी आपको बताया, तो 13 में क्या बचा हुआ था, ये बचा हुआ है 1/2 बचा हुआ है बाहर, 1/पाई की पावर n-1/2 बचा हुआ है, यानी कि 1/पाई की पावर k बचा हुआ है, और n अल्फा n बचा हुआ है। ठीक है, और बाकी की वैल्यू हम रख ही देंगे। तो ये रख दिया हमने, 1/2 बचा हुआ है, 1/पाई की पावर n-1/2 बचा हुआ है, और n अल्फा n बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। और जो बाकी की वैल्यू थी वो हमने ये पुट कर दी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 13 में। जब इक्वेशन 13 में पुट की ये वैल्यू, तो उसको रीअरेंज करके हमारे पास ये क्या बन गई वैल्यू, यू कैन चेक दैट कि -1 की पावर k इंटू n अल्फा n और डिवाइड बाई 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, और यहाँ पर पाई की पावर n-1/2 आपका k है, तो ये पाई की पावर k बन गई, और बाकी रिमेनिंग थिंग दैट विल बी देयर। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप चेक कर सकते हो, हियर यू कैन चेक अबाउट दिस कि जो ये है, अगर मैं यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एस स्क्वायर है, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा आर स्क्वायर है। अगर मैं एस स्क्वायर को मान लीजिए टो लिख देता हूँ, टो, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, आर स्क्वायर को टो लिख देता हूँ। ओके, टो मतलब टी के तरीके से कंसिडर कर दूँ, तो हमारे पास ये कुछ भी फंक्शन है ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी लैम्डा टो इंटू दिस फंक्शन, और हमारे पास ये भी क्या बन गया, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टो इंटू दिस फंक्शन, और 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो ये हमारा क्या बन गया एक तरह से, दैट बिकम्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास ये सेम फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन गई ना, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टो इंटू दैट फंक्शन, और ये ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टो इंटू दैट फंक्शन। ये सेम फंक्शन की बन सकती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब, अगर ये तब सेम फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगी अगर ये दोनों भी इक्वल हो आपस में, जो एक्स और जो ये वाला देखो ग्रीन क्या हुआ है लाइन अंडरलाइन। ओके, अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये सेम फंक्शन की ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी। सो यू से दैट इफ एस स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका टो के इक्वल है, सो दिस बोथ एल एच एस एंड द आर एच एस विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेम फंक्शन इफ एंड ओनली इफ यू एक्स एस विल बी इक्वल टू दिस वन। तो यू एक्स एस उसके इक्वल हो, यू एक्स टी लिख लेते हैं हम। तो जहाँ जहाँ मेरा आर है, यहाँ पर आर है ना, ये एस को हमने टी रखा है, तो यहाँ पे आर यू एक्स टी रखा है, तो अगर एस इक्वल टू टी और यहाँ पे आर को टी रख देंगे हम। ओके, तो यू एक्स टी तरीके किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, आर की जगह टी पुट करेंगे, तो यू एक्स टी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस, मतलब ये तो कांस्टेंट बाहर था, जो बाहर वाला कांस्टेंट लिया पूरा दिस वन, और इंटू में बचा हुआ चौथा टी इंटू 1/t की पावर कर्द बाई कर्ल टी पावर k एंड टी पावर 2k माइनस 1 इंटू जी एक्स टी। ओके, जो भी ई की पावर माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा टो का कोफिशिएंट था उसके बारे में, तो बोथ विल बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास u का काम बन जाएगा कि हमारे पास u आ जाएगा, वही सॉल्यूशन हमारा एक्चुअल में है। u हमारा सॉल्यूशन है, वो निकालना चाहते हैं, वो हमारा निकल गया एक तरह से, सॉल्यूशन यहाँ तक काम हो चुका है। तो लेकिन अगर मैं बस इसकी वैल्यू निकाल के रख देता हूँ थोड़ा सा अरेंज करके, तो दैट विल बी आवर सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा n की वैल्यू मुझे नीड चाहिए। अगर अल्फा n भी हो जाता है तो उनके साथ n-1 के बाद 2k पाई k और ये 2k प्लस 1 ये सब मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो अभी पता है n हमारा क्या है, 2k प्लस 1 है, n इज ऑड नेचुरल नंबर, सो n इज 2k प्लस 1। अगर n 2k प्लस 1 है तो अल्फा n का फार्मूला आपको पता है, अल्फा n क्या होता है, पाई की पावर n/2 अपॉन गामा ऑफ n/2 प्लस 1, दिस इज द फार्मूला। लेकिन n की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1, सो आई पुट इट हियर, n की पावर 2k प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ n/2 प्लस 1। ओके, अब इस अल्फा n की वैल्यू थी ना, ये अल्फा n की वैल्यू तो आ गई आपकी, इस अल्फा n को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से, -1 की पावर k से, और चलो -1 की पावर k तो रहने दो, n से मल्टीप्लाई करना है, और पाई पावर k से, और 2 की पावर k प्लस 1 से, इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई अल्फा n को, तो अल्फा n को किया तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n बाई पाई की पावर k इंटू 2 पावर k प्लस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये अल्फा n हो गया ऐसे कैसे। ओके, सो जब इसे मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड को हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड व्हाट इट विल बी, राइट हैंड साइड तो पाई की पावर k है नीचे, और ऊपर आपका क्या है, पाई पावर
2k+1, 2k+1/2, यानी कि अगर मैं डिवाइड अलग अलग करता हूँ तो k+1/2 है, और k ऊपर पावर कट जाएगी तो पाई की पावर 1/2 रह जाएगा, तो पाई की पावर 1/2 बच गया, केवल ये वाला। सिंपल। ओके, और रीअरेंज करके 2+1, और गामा का हमें फार्मूला पता है, गामा ऑफ n किसके इक्वल होता है, राइट हैंड साइड में देखिए n-1 इंटू गामा n-1, फिर n-1 को ओपन करेंगे तो n-2 इंटू गामा n-2, सिमिलरली चलता रहेगा हमारा 1 तक। ठीक है, तो हमारे पास ये इसे ओपन कर दिया, n/2+1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा n/2 इंटू गामा ऑफ n/2, फिर n/2 को ओपन करेंगे n-1/2 इंटू गामा n-1/2। ओके, n/2-1, फिर n/2-1 को करेंगे तो n/2-2 इंटू गामा ऑफ n/2-2, तो इस तरीके से चलता रहेगा, और चलते चलते हमारा कहाँ तक आएगा, गामा ऑफ 1/2 तक आ जाएगा। ओके राइट, तो ये वैल्यू हमने क्या आ गई, पहले तो पाई को अरेंज किया तो पाई की पावर 1/2 बच गया ऊपर, n इंटू पाई की पावर 1/2, और नीचे बच गया केवल 2k+1, और बची हुई टर्म हमने सारी की सारी ये लिख दी 3/2 1/2, लेकिन रूट गामा ऑफ 1/2, गामा 1/2 किसके इक्वल होता है, रूट पाई के इक्वल, ऊपर भी रूट पाई है, तो रूट पाई से रूट पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अप टू हियर यू गोट, तो हमारे पास केवल क्या बचता है, n बचता है, n/2 की पावर k+1, और ये बच गया n/2 n-2/2 n/4 n-4/2 इंटू डॉट 3/2 इंटू 1/2। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने टर्म्स है, ताकि मैं देखता हूँ 2 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि उस 2 को मैं बाहर निकाल सकूँ। प्रोडक्ट हो रहा है ना 2, तो कितनी बार प्रोडक्ट हो रहा है, तो कितनी टर्म्स है ये। तो राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे किया है थोड़ा सा, यू कैन चेक दैट कि हमारे पास मान लीजिए p नंबर ऑफ टर्म्स है, तो p नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं टर्म्स किस तरीके से निकालूंगा, सपोज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर मैं टर्म्स निकालनी है, हाउ इट विल बी फाइंड आउट व्हाट इट विल बी। सो जस्ट के नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे निकालनी है, कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, अगर मैं देखता हूँ कि समेशन है कितने टर्म्स का हमारा 1+3+3 इस तरीके से देखता हुआ n-2 इंटू n, सो हमारी pth टर्म हमारी किसके इक्वल है, एक तरह से लास्ट टर्म के इक्वल है। ओके, लास्ट टर्म मेरी क्या है, n है, तो pth टर्म हमारी क्या बनेगी 1+p-1, फर्स्ट प्लस p-1 इंटू डी, आपका 2 होगा, तो 1+p-1 इंटू टी। तो बस ये काउंट कर देते हैं, हालांकि ये भी नहीं है, बट वी आर कंसिडरिंग इन दिस वे कि हमारे पास p नंबर ऑफ टर्म्स है और इस इसका रेशो आ रहा है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है, बस वो देखना चाह रहे हैं हम। ओके, सो वी कैन से दैट कि हमारे पास pth टर्म है, तो अगर फर्स्ट टर्म में 1 लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस एक तरह से 2 कंसीडर करता हूँ, तो हमारे पास लास्ट टर्म n के इक्वल है, तो 2p-1 आपका n के इक्वल आ गया। यहाँ से देख सकते हो p की वैल्यू क्या आ गया, n+1/2, लेकिन n तो क्या था, 2k+1 था, तो 2k+1 + 1/2 करेगा तो क्या आ जाएगा, k+1, तो यानी कि p की वैल्यू क्या है, k+1, इसका मीनिंग है k+1 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो 2 की पावर k+1 हो जाएगा ये, तो क्योंकि 2 इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 की पावर k+1, तो इसे लिख दिया 2 की पावर k+1 और इंटू दिस, तो बाकी क्या बच गया 1 3 5 अप टू n-2 इंटू n, ये बच गया। 2 की पावर k+1 से 2 की पावर k+1 कैंसिल, लास्ट में n था, n से n कैंसिल, तो मेरा क्या बन गया 1/1 3 5 अप टू डॉट n-2। इसको कॉल कर देता हूँ 1/, इसे गामा n बोल देते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू n-2 को गामा n बोल देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है, गामा n। तो हमारे पास जो ये बाहर की वैल्यू थी, इसकी जगह हम रख देंगे जस्ट गामा n, तो इसकी जगह हमने गामा n रख दिया। ओके, और जो ये पावर k है, इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ पावर 1 इंटू में पावर k-1, इसमें ब्रेक कर देता हूँ, तो हमने रीराइट करके बस सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा, कि हमने इसे क्या कर दिया, पावर k थी उसे कर दिया पावर 1 इंटू पावर k-1 ऑफ दिस फंक्शन। अब जब पावर 1 ली तो हमारे पास t आया 1/t इंटू d/dt, तो 1/t से t काट कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या आ गया -1 की पावर k बाई गामा इंटू d/dt ऑफ रिमेनिंग फंक्शन, जो भी आपके पास ये बचेगा दिस थिंग। ओके, लेकिन gxt हमने किसे कहा था, एवरेज ऑफ स्मॉल g ओवर द सरफेस ऑफ द बॉल हैविंग सेंटर x एंड रेडियस t। ओके, सो दिस विल बी योर uxt and that will be the required function of the or required solution of the wave equation from the solution of the heat equation. Okay, that was lengthy but easy, you can check it again and again, for if you revise 1 and 2 times that will be done for you. Thank you very much students.